नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपके परीक्षाओं में इसमें से ज़रूर प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली 8 बजे यानी कि शाम को 8 बजे इस चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल कराता हूं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए अवश्य मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, गांव क्यू गांव पी के उत्तर दिशा में स्थित है। गांव आर गांव क्यू के पूर्व दिशा में स्थित है। गांव यस गांव पी के बाएं है। तो बताएं कि गांव यस गांव आर के सापेक्ष किस दिशा में अवस्थित है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर दिए है हमारे पास गांव क्यू गांव पी के उत्तर दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे गांव पी को। तो यहाँ पर हम बनाएंगे गांव पी को। अब इसके उत्तर में स्थित है हमारा गांव क्यू। तो यहाँ पर बनाएंगे ऊपर क्यू को, क्योंकि दोस्तों पी का उत्तर होगा ऊपर। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर दिया हमारे पास गांव आर गांव क्यू के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर गांव आर जो है वह क्यू के पूर्व में है। तो यहाँ पर क्यू का पूर्व होगा इस साइड। तो यहाँ पर होगा हमारा गांव आर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है गांव यस गांव पी के बाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा गांव यस है वह पी के बाएं है। तो यहाँ पर हमारे पास पी दिया है और पी का बायां होगा इस साइड में। तो यहाँ पर होगा हमारा यस। अब उसके बाद आगे यहाँ पर फिर हमारे पास दिया है तो, यानी कि हमसे अब प्रश्न पूछा है कि तो बताएं कि गांव यस गांव आर के सापेक्ष किस दिशा में अवस्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर गांव आर हमारा यहाँ पर है। अब इसका हम दिशा लेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा यह चारों दिशाएं। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आर के सापेक्ष यस हमारा किस दिशा में है। आर के सापेक्ष यस हमारा होगा दक्षिण यहाँ पर होगा और पश्चिम यहाँ पर होगा, यानी कि यस होगा हमारा दक्षिण पश्चिम में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे। बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रश्न यह समझ आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा और नहीं आया तो कमेंट में हमें नो जरूर लिखिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी ए का पिता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है नहीं, यानी कि आप परीक्षाओं में इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नहीं दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिया है नहीं, तो यहाँ पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आप बनाएंगे इसका डायग्राम। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आपके पास ए बी का भाई है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए को और यह होगा बी का भाई। तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि ए का जेंडर क्लियर है, ए होगा पुरुष। अगर दोस्तों पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में, और अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त में। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है बी सी का भाई है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सी को, या होगा सी को यहाँ पर हम बनाएंगे और ये इसका भाई होगा बी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दिया है बी सी का भाई है। तो यहाँ पर बी का भी जेंडर क्लियर हो गया कि बी होगा पुरुष, क्योंकि सी का भाई है और ए का भी भाई होगा। अब उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है डी ए का पिता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे डी को ऊपर और यह पिता है तो यह भी होगा हमारा चतुर्भुज में, क्योंकि यह होगा पुरुष। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर अब ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है आपके पास
ए सी का भाई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर सी, और यहाँ पर ए जो है वह सी का भाई है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बताना है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम ऑप्शन बी को देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है हमारे पास, सी ए का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर सी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है कि यह पुरुष है कि महिला, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है कि सी ए का भाई है, यानी कि यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर कर दिया कि यहाँ पर सी होगा पुरुष। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, क्योंकि यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है सत्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बी हमारा सत्य नहीं है, तो यही होगा राइट आंसर। अब उसके बाद आगे सी को देखेंगे तो यानी कि ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास ए बी सी डी के बच्चे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी के बच्चे ए बी और सी है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी भी गलत होगा। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है बी डी का पुत्र है। तो यहाँ पर अगर डी का पुत्र ए है तो डी का पुत्र बी भी होगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी भी होगा गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, यानी कि दूसरा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, 30 छात्रों की कतार में, यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, 30 छात्रों की कतार में हेमा का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताएं कि अंत से उसका क्रम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या दिया है और यहाँ पर प्रारंभ से हेमा का क्रम भी दिया है और हमें बताना है अंत से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसका एक फार्मूला लिखेंगे, वह फार्मूला होगा हमारा टोटल बराबर लेफ्ट साइड या फिर ऊपर या फिर नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों मानेंगे ऊपर को लेफ्ट और नीचे को राइट, और उसके बाद माइनस 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप टोटल के स्थान पर लिखेंगे 30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30। उसके बाद यहाँ पर बराबर, अब यल के स्थान पर लिखेंगे आप 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। उसके बाद प्लस आर हमें बताना है और यहाँ पर -1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस -1 को इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1। तो यहाँ पर 30 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 31। उसके बाद बराबर 13 और प्लस आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप फिर यहाँ पर इस 13 को इस साइड लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर हम 31 में अगर 13 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 18 और बराबर में आर। तो आर को हम मानेंगे अंत। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम से होगा हेमा का स्थान 18वां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट आंसर। तो भी चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, मानसी 9 दिन पहले सिनेमा गई थी, वह सिनेमा यदि सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है मानसी जो है वह सिर्फ बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है और 9 दिन पहले वह सिनेमा देखने गई थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 9 दिन पहले, और 9 दिन पहले कौन सा दिन था, वह था हमारा बृहस्पतिवार। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा है हमसे आज का दिन। तो देखिए यहाँ पर 7 दिन, यानी कि 7 दिन बाद वही दिन फिर रिपीट करेगा, तो यहाँ पर 7 दिन बाद होगा फिर हमारा बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 9 में अगर 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। अब इसी 2 को हम इस बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे। तो देखिए बृहस्पतिवार में 2 दिन और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर होगा, एक होगा शुक्रवार, 2 होगा शनिवार, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आज का सप्ताह का दिन होगा हमारा शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ यानी कि गुणा का आशय है माइनस और भाग का आशय है प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी।
इन सभी गणितीय संख्याओं को हम आपस में बदलने पर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया सबसे पहले 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12। उसके बाद यहाँ पर दिए हमारे पास भाग का चिन्ह, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भाग का आशय है जोड़, तो यहाँ पर हम करेंगे +48। उसके बाद यहाँ पर दिया है माइनस। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिया है माइनस का आशय है भाग, तो यहाँ पर करेंगे हम भागे 8। उसके बाद यहाँ पर दिया है गुणा, तो यहाँ पर ऊपर दिया है गुणा का आशय है माइनस यानी कि घटाओ, तो यहाँ पर करेंगे हम -4। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्लस और ऊपर दिया है प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे हम गुणे 4। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बारहमास का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल करेंगे भाग को, तो यहाँ पर हम 8 से काटेंगे 48 को, तो यह जाएगा 6 बार में। उसके बाद यहाँ पर अब हम करेंगे गुणा, तो यहाँ पर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा -16। उसके बाद आगे यहाँ पर 12 प्लस दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर 12 में हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और 18 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 18 में 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, तो यही 2 होगा हमारा राइट आंसर। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास 2 कहीं पर भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 होगा हमारा राइट आंसर। यह ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला का प्रश्न हल करने से पहले आप यह देखेंगे कि हमारी श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद 39। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे इसमें प्लस का नियम, क्योंकि अगर संख्याएं धीमे धीमे से आगे बढ़ेंगी तो वहाँ पर होगा प्लस। तो यहाँ पर हम दोस्तों 7 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 12 हो जाए। तो यहाँ पर 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद 12 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 19 हो जाए। तो यहाँ पर हम 12 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19। उसके बाद 19 में अब हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने 5 प्लस किया, उसके बाद 7, अब करेंगे हम 9 प्लस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विषम संख्याओं को ही जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम 19 में अगर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 19 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28, जो कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारे पास प्राप्त होगा। उसके बाद 28 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 39। तो यहाँ पर दोस्तों 28 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज यानी कि शब्द श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यानी कि कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इसका लिखेंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि दोस्तों अगर आपको लेटर में दिए है तो यहाँ पर आपको समझने में यानी कि आपको समझने में तकलीफ यानी कि दिक्कत होगी, इसलिए दोस्तों आप इसे बता लेंगे गिनती में यानी कि संख्या में। तो देखिए दोस्तों अगर आपको ABCD का प्लेस वैल्यू याद है तो यह अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले A का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1 और C के लिखेंगे तो 3 और E के लिखेंगे तो 5। उसके बाद यहाँ पर दूसरे में आएंगे तो यहाँ पर G का होगा 7 और J का होगा 10 और I का होगा 9। उसके बाद इसमें आएंगे तो M का होगा 13 और Q का होगा 17। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर M का होगा 13। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 में अगर 6 जोड़ेंगे तो होगा 7 और 7 में अगर हम
फिर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13। अब उसके बाद 13 में फिर हम 6 जोड़ेंगे, कितना होगा 19, और 19 होगा हमारा यस का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में यस दिया है, लेकिन ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में ए यानी कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में यस नहीं दिए, तो यहाँ से यह दोनों गलत हो गया। उसके बाद आगे फिर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसके बाद 10 में हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17। अब 17 में फिर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 24, और 24 होगा हमारा एक्स का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है एक्स, तो यही ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। यहाँ से ऑप्शन बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, दो बिंदुओं की विपरीत सतह पर, दो बिंदुओं की विपरीत सतह पर कितने बिंदुओं को यानी कि कितने बिंदुओं वाली सतह होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल कहें तो दो बिंदु के विपरीत कितने, दो बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदुओं वाली सतह होगी। यानी कि यह दोस्तों हमारा पासे का प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास बिंदु यानी कि पॉइंट दिया है, और अगर अन्य पासे में दोस्तों आपको वैल्यू दिया रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 स्थितियाँ नीचे दी हुई है, यानी कि पासा एक ही है, लेकिन नीचे यहाँ पर इसकी 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, और हमें बताना है कि दो बिंदुओं के विपरीत कौन कितने बिंदु वाली सतह होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों पासों में से कोई 2 पासा उठाएंगे, तो यहाँ पर हम पहले और दूसरे पासे को ले लेते हैं। उसके बाद इसके बाद हम देखेंगे तो इन दोनों में कौन सा सतह कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो यहाँ पर हो गया 4 हमारा कॉमन। उसके बाद इस 4 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आएगा 4 के बाद 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 6 के बाद 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद अब दूसरे पासे में देखेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन था, उसके बाद 4 के बाद 5 और 5 के बाद 1, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 6 या फिर 6 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत क्या होगा, जो इसमें नहीं दिया, तो यानी कि 4 के विपरीत होगा 3। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है 2 के विपरीत, तो यहाँ पर ऊपर पूछा है हमसे 2 के विपरीत, 2 के विपरीत होगा 1, तो 1 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से, यानी कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में यदि 4 विकल्प हैं तो 4 विकल्प हैं तो 3 एक समान है तथा चौथा भिन्न है, भिन्न विकल्प का पता लगाएं। तो देखिए दोस्तों आपको यह मैं होमवर्क में यानी कि HW में दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यानी कि अगली वीडियो में, या फिर आपको अगर इसका उत्तर अभी आता है तो अभी ही आप इसे हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। तो इस तरीके से आप कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रथम 2 का जिस प्रकार का संबंध दिखाया गया है उसी प्रकार का संबंध बाद वाले 2 में स्थापित करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एनालॉजी का प्रश्न दिया है, यानी कि शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जिस प्रकार का संबंध कार्य और जूल का है उसी प्रकार का संबंध क्षेत्रफल और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किसका होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिया है कार और यहाँ पर जूल, यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आपको मात्रक पता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होगा, तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किलोग्राम क्षेत्रफल का मात्रक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक मीटर भी नहीं होगा और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक होगा हमारा हेक्टेयर, यानी कि यही हेक्टेयर होगा हमारा राइट
आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके कमेंट में यस लिखिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो कृपया करके कमेंट में नो भी लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के बस नहीं, धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।